वेलकम बैक इन माय क्लास ओवरकम केमिस्ट्री। और आज इस वीडियो में मैं आपको सॉलिड स्टेट क्लास 12th का टॉपिक है, ये आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट पार्ट इनऑर्गेनिक का पहला टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि सॉलिड स्टेट क्या होते हैं और कौन सी कंडीशंस जिम्मेदार होती हैं। आइए हम आपको एक मिनट में उसका रिवीजन करा देते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो सॉलिड पर्टिकुलर कंपाउंड होते हैं, चाहे कोई भी सॉलिड ले लें, आप अपने नेचर में जो भी सॉलिड देखते हैं उसके लिए उस सॉलिड को बनने में दो कंडीशंस बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती हैं। पहला है उस पर्टिकुलर जो भी आपका सॉलिड है उसके कंस्टिट्यूएंट की थर्मल एनर्जी, कंस्टिट्यूएंट की थर्मल एनर्जी। और मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये दोनों ही पर्टिकुलर वैल्यूज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हुए भी ये एक पर्टिकुलर सॉलिड को बनाने में बहुत ही ज्यादा आपका भूमिका निभाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्मल एनर्जी अगर पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट या एटम की बहुत ज्यादा हो तो क्या होंगे कि वो आपका कंस्टिट्यूएंट की एनर्जी ज्यादा होगी, तो आपस में वो एक दूसरे को जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, या जो हम यूं कहें कि उनके बीच में जो फोर्स लगने वाला होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं। और इस वजह से हम देखते हैं कि मैटर की स्टेट में चेंज भी हो जाता है। क्या होता है आपका कि पर्टिकुलर ऐसे कंस्टिट्यूएंट जिनमें कंस्टिट्यूएंट की एनर्जी, मैटर की वो स्टेट जिसमें कंस्टिट्यूएंट की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक, गैसियस होते हैं, थोड़ा सा थर्मल एनर्जी कम हुई कंस्टिट्यूएंट की तो वो आपका क्या हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। इसी तरह से थोड़ा और तो सॉलिड हो जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि सॉलिड्स के कितने टाइप्स होते हैं या किन पर्टिकुलर टाइप्स में सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है। और इधर मैंने आपका पहले से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके बेसिस पे हमें क्या करना है, सॉलिड को क्लासिफाई करना है। लेट्स स्टार्ट। सॉलिड्स को पर्टिकुलरली दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। सॉलिड्स का पहला टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसी तरह से जो दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो आपको सॉलिड्स दो तरह से क्लासिफाई करने हैं, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। अब हम देखते हैं कि क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्या होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। मैंने आपको बताया हुआ है कि चाहे सॉलिड कुछ भी हो, सॉलिड आप अपने सराउंडिंग में जो भी आप देख रहे हो सॉलिड के फॉर्म में, तो आपको मानना है या ऐसा है कि जो भी पर्टिकुलर सॉलिड है उसमें कुछ ना कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, पर्टिकुलरली एटम हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक आयरन की रॉड ले लीजिए तो उसमें केवल और केवल आयरन के एटम्स हैं। वो पर्टिकुलर एटम्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से कंस्टिट्यूएंट में एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और मोर स्पेसिफिकली हम अगर आयनिक सॉलिड्स की बात करें जिसमें कि हमारे सॉल्ट आ जाते हैं, उनमें कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अरेंजमेंट किस तरह से आपको देखना है। देखिए, जब भी मॉलिक्यूल आपस में अरेंज होते हैं तो वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं। अभी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं कि आपने कभी भी मेंशन किया होगा आपने अपने सराउंडिंग को, तो आपने देखा होगा कि 3 डायमेंशनल, मैं आपको यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको 3 डायमेंशंस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आप अपनी उंगलियों को कुछ इस तरह से आप क्या करिए, स्प्रेड कर लीजिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर, इसको अगर हम मान लें अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये आपका सपोज कर लीजिए कि वाई एक्सिस है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं इसको अगर आप इस पर्टिकुलर को पीछे तक बढ़ाते हुए ले जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जो आप मेरी मिडिल फिंगर देख रहे हैं अगर हम इसको ड्रॉ कर लें पीछे की तरफ तो ये जेड एक्सिस हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों का
जो आपको कॉम्बिनेशन देखना है वो इस तरह से देखना है कि तीनों एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर हो और तीनों के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस हो वो 90 डिग्री हो। जैसे इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री और इन पर्टिकुलर्स के बीच में भी एंगल 90 डिग्री। तो अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस तरह से अरेंज हो कि उसकी तीनों डायमेंशंस 90 डिग्री एंगल पर एडजस्टेड होती हैं, तो इस तरह की कोई भी ज्योमेट्री या कोई भी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल कहलाता है। 3 डायमेंशन का मतलब हम अपने एकदम सिंपल वर्ड्स में समझें तो हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें आपका लेंथ हो, विड्थ हो और हाइट हो। सिंपल, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों ही जिसमें मिलेंगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्रिएट करेगा? 3 डायमेंशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करेगा। तो हमने क्या देखा है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के या पर्टिकुलरली सॉलिड के, तो ये 3 डायमेंशनल में क्या होते हैं? तीनों डायमेंशंस में अरेंज होते हैं। हां, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे इनमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स दोनों के केस में आप समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा और कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा। कैसे? आप जानते ही हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी क्या कर सकते हैं? जुड़ करके, और वहां भी अपनी कोई कंफ्यूजन होगी तो उसको पुट अप कर सकते हैं। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट, मैंने आपको बताया कि कंस्टिट्यूएंट एटम, मॉलिक्यूल या आयंस हो सकते हैं। तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इनमें भी मिलेगी और इनमें भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या होता है कि जो इनका अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल, ठीक, 3 डायमेंशनल, मैं कुछ इसको यूं क्रिएट कर दूं, एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर में अगर मैं आपके सामने बना दूं तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको फ्रंट फेस मान लें तो ये आपका बैक फेस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये फ्रंट का है और ये बैकवर्ड पोर्शन, आपको दोनों ही इसमें कुछ कुछ आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना होगा या इससे रिलेटेड टर्म्स को समझना होगा तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। क्या इमेजिन करना पड़ेगा? कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये 3 डायमेंशनल का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये फ्रंट वाला पॉइंट है और ये आपका बैक पॉइंट है। इसी तरह से ये बैक, ये फ्रंट, ये बैक और ये फ्रंट, इसी तरह से ये भी आपका फ्रंट पॉइंट है और ये बैक पॉइंट है। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब क्या देखते हैं? अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट 3 डायमेंशनली क्या होता है? आपका इक्वल होता है। आप जैसे सपोज कर लीजिए ये एक मेटल रॉड है, तो जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट का यहां होगा वो थ्रू आउट द सॉलिड बिल्कुल सेम होगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ये पूरे सॉलिड में क्या हो जाए? अगर बिल्कुल सेम हो जाए तो वो पर्टिकुलर सॉलिड क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर आप एक पॉइंट से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं चलना और आप कहीं भी जाएंगे तो जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का, जो ज्योमेट्री बनाते हैं, ज्योमेट्री का मतलब जिस शेप में वो आपका अरेंज्ड है, शेप भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है आपका? अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। यहां पे भी आपको वही शेप, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री क्रिएट होगी, यहां पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, यहां भी। तो इस तरह से थ्रू आउट द सॉलिड बिल्कुल सेम हो जाए। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो अरेंजमेंट होती है वो थ्रू आउट द सॉलिड बिल्कुल सेम होती है, आप किसी भी पॉइंट से कितनी भी डिस्टेंस तक चले जाएं। ठीक, तो इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट लॉन्ग डिस्टेंस तक बिल्कुल सेम रहना क्या कहलाता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या कहलाता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग आपका एमॉर्फस सॉलिड में समझते हैं। एमॉर्फस सॉलिड भी 3 डायमेंशनली सेम होगा, कंस्टिट्यूएंट उसमें भी वही होंगे, लेकिन क्या होता है कि इनमें जो लगने वाला फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कंपैरिजन में लो होता है। तो इसलिए एटम्स जो या कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा फ्लूइडिटी नेचर शो करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो अरेंजमेंट मिलेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, सपोज कर लीजिए कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये इनका अरेंजमेंट है, तो आपको कुछ दूर तक तो मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये अरेंजमेंट डिफर करने लगते हैं। कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, मतलब
थ्री डायमेंशनली चारों ओर अनइक्वल अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न, जो कंस्टिट्यूएंट है उनके अरेंजमेंट का मतलब अनइक्वल पैटर्न शो करते हैं पूरे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है कि जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, या तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत थोड़ी डिस्टेंस के लिए। तो इस तरह का नेचर क्या कहलाता है? अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर मिलेगी, तो एमॉर्फस सॉलिड में यही बहुत थोड़ी डिस्टेंस तक मिलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यह हो गया आपका पहला पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स का। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को टेकअप करते हैं, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल फिक्स्ड होता है। उनका किस शेप में, किस तरह के अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट अरेंज होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, बिल्कुल फिक्स होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ये क्या होते हैं? फिक्स्ड नहीं होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी होते हैं, ये सब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होते हैं? आपका मेल्ट करते हैं। जबकि एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, जब आप इनको टेम्परेचर देंगे तो कुछ इसके कंपोनेंट बहुत कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसा होगा कि मेल्ट होने में ज्यादा टेम्परेचर कंज्यूम करेंगे। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप किसी शार्प एज टूल, बहुत ही नुकीली, या आप कह सकते हैं कि जिसका एज बहुत शार्प हो, बहुत धारदार कोई चीज हो, जैसे कि चाकू, ठीक, तो उससे अगर आप कट करते हैं सॉलिड को, अगर आप उससे कट करते हैं, चाहे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो या अमॉर्फस सॉलिड, तो वो अपना एक स्पेसिफिक नेचर शो करता है। जैसे अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प एज टूल से कट करेंगे तो वो एक रेगुलर कट देता है, रेगुलर कट रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर उसमें ढेर सारी लेयर्स हो, सपोज कर लीजिए ये ढेर सारी लेयर्स हैं, और अगर आपने कट किया तो एकदम जिस पॉइंट से आप कट करेंगे, एकदम देख रहे हैं आप, बिल्कुल रेगुलर है ये, या देख लीजिए बिल्कुल रेगुलर है। तो इस तरह का कट शो होता है। ठीक, लेकिन अगर आप एमॉर्फस सॉलिड को कट करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये इर्रेगुलर कट रिप्रेजेंट करते हैं, इर्रेगुलर कट। इर्रेगुलर कट का क्या मतलब है? चलिए मैं समझा देता हूं आपको। अगर आपने सपोज कर लीजिए, अब आपने ढेर सारी लेयर्स का कोई एमॉर्फस सॉलिड ले रखा है, एमॉर्फस सॉलिड ले रखा है, उसमें लेयर्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में एटम अरेंज होते हैं लेयर वाइज, ऐसा मान सकते हैं, और ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा भी गया है। तो जब आप इसको शार्प एज टूल से कट करेंगे तो पहली लेयर सपोज करिए कि यहां कट हो गई इस तरह से, तो जो दूसरी लेयर होगी वो थोड़ा आगे कट होगी, यहां देखिए ये डिफरेंस है आपका। तीसरी लेयर हो सकता है कि थोड़ा पीछे कट हो जाए इस तरह से। तो ये जो कट है शार्प एज टूल से कट करने पर थोड़ा थोड़ा कटता जाएगा इररेगुलरली, तो इसलिए वो कैसा कट रिप्रेजेंट करते हैं? इररेगुलर कट। क्लीवेज प्रॉपर्टी में ये आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए हीट ऑफ फ्यूजन। जितने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, ये हम बिल्कुल जानते हैं। और जब वो मेल्ट होते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं, यानी कि उनका हीट ऑफ फ्यूजन बिल्कुल फिक्स होता है, और ये उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हीट ऑफ फ्यूजन बिल्कुल फिक्स होता है और ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड नहीं होता है, जो हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है फिक्स नहीं होती है। और ये क्या करते हैं कि जब आप इनको हीट करते हैं तो ये फ्लो तो करते हैं, लेकिन इनकी डेंसिटी कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिक्विड स्टेट में जब ये आ जाते हैं तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होती है। ये फ्लो करते हैं, हाई विस्कस होते हैं। इसलिए जैसे हम कह सकते हैं कि इसे आपने कभी कभी अक्सर देखा होगा कि जब आप प्लास्टिक को क्या करिए, हीट करिए, तो हीट करने पे वो फ्लो करने लगती है, जबकि ये लिक्विडिफाई हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इनकी जो आपका विस्कोसिटी होती है वो कंपेरिजन टू एमॉर्फस सॉलिड थोड़ी सी क्या होती है, आपका कम होती है, और एमॉर्फस सॉलिड की ज्यादा होती है। यही रीजन है कि हम प्लास्टिक, रबर जैसे एमॉर्फस सॉलिड्स को हम क्या करते हैं, मेल्ट करा करके और दूसरे शेप्स में आपका ढाल देते हैं, या दूसरे शेप्स में हम उनसे क्रिएट कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एनाइसोट्रॉपी, एंड दिस इज
द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई विल डिस्कस। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं एनाइसोट्रॉपी। माफ कीजिएगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी 2 बार लिख दिया मैंने। तो एनाइसोट्रॉपी क्या होती है, आइए समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होता है कि एनाइसोट्रॉपी क्या होती है। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। बस हाँ, थोड़ा सा इमेजिन जरूर करना पड़ेगा आपको। लेट्स वी स्टार्ट। मैंने आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर पहले से ड्रॉ किया हुआ है। अगर मान लीजिए कि सॉलिड में जो आपका कंस्टिट्यूएंट है, जो भी उसको बनाने वाले एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। मैंने यहां 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किया है, आप इसको 3 डायमेंशनल कंसीडर करके चलेंगे। ठीक, ये सिर्फ उसका एक फेस शो हो रहा है। तो देखिए क्या है यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली, ये पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, तो अगर आप देखें तो मैंने आपको कुछ कंस्टिट्यूएंट बड़े सर्कल के रूप में दिखाए हैं और कुछ आपका डॉट, इस तरह से डॉट डॉट के फॉर्म में दिखाया हुआ है। एनाइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर में, ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट से चलें तो क्या होता है, हमको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, डायरेक्शनली आपका डिफरेंस मिलता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का क्या मतलब होता है कि ऐसा देखा गया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर आप कहें बात करें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, या आप बात करें उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो पर्टिकुलरली किसी पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने पर अगर क्या हो जाए, ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिले या इनकी जो वैल्यू हो क्या हो आपका डिफरेंट आए, तो इस तरह का नेचर क्या कहलाता है, एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपी क्या है, देखिए सपोज करिए कि मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट से आपको लेकर चलता हूं। तो इस पॉइंट से एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये मैंने अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। अगर आप चलेंगे तो इस डायरेक्शन में, सपोज करिए कि आप इसके वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहे हैं इस तरह से, ठीक, आपने चले आप, तो ये कंस्टिट्यूएंट हैं, बड़े होल वाले और छोटे होल वाले जो आपको डॉट के रूप में दिखाएंगे, ये सब उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए सब जो है डॉटेड कंस्टिट्यूएंट, छोटे जो आपको ब्लैक डॉट से दिखाया गया है, ठीक, ये सब देखिए एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको इनका अरेंजमेंट मिल रहा है, एक डायरेक्शन में एक ही टाइप के कंस्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया था, आप इसी पॉइंट से दूसरी डायरेक्शन में चलिए, तो ये देखिए जो एटम का अरेंजमेंट है, थोड़ा सा ये लाइन सीधी नहीं जा रही, बट मैंने ऊपर नीचे बनाया होगा बिकॉज इट इज अ ह्यूमन नेचर। तो अगर आप इस डायरेक्शन में चलें, ठीक, तो आप देखिए कंस्टिट्यूएंट क्या मिल रहा है, एक डॉट, फिर एक आपका सर्कल, फिर एक डॉट, फिर एक सर्कल, फिर यहां आकर के समवट एक डॉट आ जाएगा, फिर यहां एक सर्कल आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए कंस्टिट्यूएंट के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, देख रहे हैं आप। तो जब आप कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से मेजर करेंगे, तो उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो उनका रिजल्ट आएगा, वो आपको इस डायरेक्शन के अलोंग कुछ और मिलेगा और इस डायरेक्शन के अलोंग कुछ और मिलेगा। तो इसी तरह के नेचर को सॉलिड को, या सॉलिड में इस तरह के नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपी या एनाइसोट्रॉपिक नेचर, एनाइसोट्रॉपिक नेचर, ठीक। यानी कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, उनमें इस तरह से प्रॉपर्टीज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज मिलती हैं। हां, यह बात और है कि ये कैसी प्रॉपर्टीज मिलती हैं आपको, डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू और एक डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू। लेकिन अगर हम सेम तरह का फीचर किसमें इमेजिन कर लें, एमॉर्फस सॉलिड में, तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या मिलेगा, देखिए कुछ थोड़ी डिस्टेंस तक आपको अरेंजमेंट हो सकता है कि सेम मिले, थोड़ी डिस्टेंस तक आपको अरेंजमेंट हो सकता है कि सेम मिले, लेकिन इसके बाद क्या होगा, ठीक, सपोज कर लीजिए कि अगर आप चलें, इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर लूं,
तो थोड़ी दूर तक तो आपको ये अरेंजमेंट सेम मिलेगा, लेकिन जब इसके बाद से आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको अरेंजमेंट डिफरेंट मिलेगा। जैसे अगर मैं इस पॉइंट से लेकर चलूं तो यहां आपको ब्लैक डॉट, इसके ऊपर भी ब्लैक डॉट थोड़ी दूर तक मिला, हो सकता है कि इसके बाद यहां कुछ ऐसा हो। ठीक इसी तरह से जब आप इस डायरेक्शन में मूव करें तो यहां डॉट, ब्लैक डॉट, फिर एक सर्कल, फिर यहां एक ब्लैक डॉट होना चाहिए था लेकिन यहां एक आपको छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, जब आप इनमें मूव करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इस तरह के सॉलिड के स्ट्रक्चर में जब आप मूव करना शुरू करेंगे या किसी प्रॉपर्टी की स्टडी करना शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जो पर्टिकुलर वैल्यू होंगी वो ऑलमोस्ट सारी डायरेक्शंस में एक जैसी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट का ये 3 डायमेंशनली क्या होता है आपका, डिस्टर्ब्ड होता है पूरी तरह से। ठीक, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो इर्रेगुलर पैटर्न में, इनकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती है। ठीक, इर्रेगुलर पैटर्न में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो हर डायरेक्शन में इक्वल टाइप का नेचर शो करेंगे, मींस इक्वल टाइप की प्रॉपर्टी आपको देंगे। तो इस तरह का नेचर क्या कहलाता है, आइसोट्रॉपिक। क्या कहलाता है, आइसोट्रॉपिक। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नेचर को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक, आइसोट्रॉपिक नेचर क्या है, आप किसी भी पॉइंट से एमॉर्फस सॉलिड में उसकी स्ट्रक्चर में मूव करेंगे, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे तो ऑल डायरेक्शंस में इसकी वैल्यू सेम मिलेगी। लेकिन अगर आप एनाइसोट्रॉपिक स्टडी करते हैं या इस स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इनकी कोई वैल्यू मिलेगी तो दूसरी डायरेक्शन में उससे डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। द नेक्स्ट वन, कंप्रेसिबिलिटी का सिंपल सा एस्पेक्ट है कि हम जानते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनका शेप, साइज, वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स होता है। तो जब शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होंगे, लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स परफेक्टली इनकंप्रेसिबल होते हैं। आप उनको कितना भी फोर्स दे देंगे तो उनमें कोई कंप्रेसिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं चारों ओर से तो वो दब जाए, तो ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में बिल्कुल नहीं होगा। जबकि अगर आप एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में, एटम के बीच में या आयन के बीच में होता है उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो समवट डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक, या उनमें थोड़ा बहुत फ्लूइडिटी भी पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर आप उनमें एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो वो कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल परफेक्टली, बट कुछ हद तक, एक लिमिट तक वो कंप्रेस हो सकते हैं। तो इस तरह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो हाईली इनकंप्रेसिबल होते हैं या उनमें कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे हैव समवट कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी या कंप्रेसिबिलिटी एज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इनमें मिलती है। अब आइए वन मोर फैक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, नेचर ऑफ सॉलिड का। हम नेचर ऑफ सॉलिड पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद से इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कस करता हूं। कैसा नेचर होता है सॉलिड्स का, तो ध्यान से सुन लीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं दे आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स। दे आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स क्योंकि वो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को बिल्कुल अच्छे से होल्ड करते हैं। ठीक, एग्जांपल्स में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मान लें जैसे कोई सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl, तो NaCl का जो क्रिस्टल है वो एक परफेक्ट सॉलिड है। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे कि डायमंड। तो डायमंड भी क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट एंड सम अदर प्रॉपर्टीज, ये भी क्या है आपका एक सॉलिड है। इसी तरह से क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज एक सॉलिड है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये सब क्या है आपका ट्रू सॉलिड्स हैं। ऐसे बहुत सारे सॉलिड्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं बस। ठीक, अब हम आ जाते हैं जरा एमॉर्फस सॉलिड पे। एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रू सॉलिड्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये सॉलिड की सारी जो आपने प्रॉपर्टीज देखी हैं सबको होल्ड करते हैं और बहुत कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ
अट्रैक्शंस इनके कंस्टिट्यूएंट के बीच में कम होने की वजह से क्या करते हैं ये कि उनमें आपका कंप्रेसिबिलिटी मिलती है, और बिकॉज ऑफ द रीजन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कम है तो ये फ्लो भी करते हैं। फ्लो करने की वजह से आपको दिखेंगे तो बिल्कुल सॉलिड जैसे, लेकिन क्या होता है कि फ्लो करने की वजह से ये पर्टिकुलरली कुछ फ्लो करने की वजह से इनमें कुछ फ्लूइडिटी पाई जाती है, फ्लूइडिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से माना जाता है या ऐसा टर्म यूज किया जाता है कि ये क्या है आपका, एक कह सकते हैं कि आप सुपर कूल्ड लिक्विड है, एक ऐसे लिक्विड है जिनको बहुत ज्यादा हद तक क्या कर दिया गया है, कूल्ड कर दिया गया है, ठंडा कर दिया गया है। ठीक, इसलिए एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये सॉलिड जैसे दिखते हैं लेकिन सॉलिड जैसा बिहेवियर पूरी तरह से नहीं शो करते, इसलिए इनको स्यूडो कहते हैं, PSEUDO, स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, झूठा, झूठा सॉलिड है ये, आपको देखने में सॉलिड है लेकिन है नहीं, बेवकूफ बना रहा है आपको। ओके, तो ये आपका झूठा सॉलिड है। अब देखिए क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं, जैसे कि ग्लास, खिड़कियों में अक्सर जो ग्लास लगा होता है, या फिर आप देख सकते हैं कि हमारे जो और भी दूसरे सिस्टम है, ऑपरेटर्स हैं जिसमें ग्लास लगा होता है, तो ये क्या होता है कि टाइम के साथ, अगर एक हम विंडो का एग्जांपल ले लें तो विंडो में जो आपका ग्लास प्लेस किया गया होता है, टाइम के साथ ये क्या होता है कि ऊपर का जो रीजन होता है वो आपका पतला हो जाता है और नीचे का रीजन ग्लास का ऑटोमेटिकली मोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं और इनके अंदर फ्लूइडिटी का नेचर पाया जाता है। अर्थ की ग्रेविटी के अलोंग इसके पार्टिकल धीरे धीरे, बहुत ही माइन्यूटली, धीरे धीरे फ्लो करते 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 डाउनवर्ड आ जाते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आपका नीचे के बेस पे क्या हो जाते हैं, आपका इकट्ठा हो जाते हैं, और ऊपर के बेस से आपका क्या हो जाता है, आपका कंस्टिट्यूएंट नीचे फ्लो कर जाएंगे तो ऊपर का जो आपका एरिया होगा वो थोड़ा सा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और जबकि ये नीचे मोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशंस है एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग, इसी सारी रीजंस की वजह से एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड्स या स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ और टर्म यूज करता हूं। कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो देखने में कैसे लगते हैं, आपको देखने में तो आपको एमॉर्फस सॉलिड जैसे दिखेंगे, लेकिन वो नेचर में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपका सॉलिड प्रॉपर्टी, जिनको हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहते हैं हम, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉरी माफ कीजिएगा, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे, या फिर मैं आपको एक एडिशनल वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज का था ये मेन टॉपिक, जिसमें हमको क्या करना है, सॉलिड्स को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। आई होप फ्रेंड्स आपने इसको बिल्कुल अच्छे से समझा होगा। हाँ, कुछ बेटर एग्जांपल्स में आप एमॉर्फस सॉलिड्स की हम लोग अगर बात कर लें, क्योंकि एग्जांपल्स हमने अभी तक कंसीडर नहीं किया है, तो आप ग्लास को ले सकते हैं, प्लास्टिक को ले सकते हैं, रबर को ले सकते हैं, या कुछ और भी सब्सटेंस ऐसे हैं जो आप क्या कर सकते हैं, स्यूडो सॉलिड में कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज आपका वीडियो ये जो मैंने प्रोवाइड किया है कैसा लगा है आप मुझे बताइएगा। आप इनका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जो प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप उनको शेयर करेंगे तो मुझे आप तक पहुंचने में आसानी होगी। आपकी जो थिंकिंग लेवल है कहां तक है, मैं उसको कितना बढ़ा सकता हूं, ये सब चीजें आपको और मुझे दोनों लोगों को क्या होंगी, बेनिफिट देंगी। सो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे चैनल पे। कोई भी कंफ्यूजन हो, क्लैरिफिकेशन हो तो मुझसे डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच फॉर द डे।